बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आयशा है। मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। वालिद की अच्छी आमदनी होने की वजह से ही हम महंगे शहर में ही रह रहे थे। मेरे अलावा मेरा एक भाई और है। मेरी सारी फैमिली पढ़ी लिखी है और अमीर है। शुरू से ही हमने कभी गरीबी नहीं देखी। गाड़ी, नौकर चाकर हमें मुयस्सिर है। हमारी हर खुशी पे घर में पार्टी होना मामूली सी बात है। मेरा दाखिला शहर के महंगे तरीन स्कूल में करवाया गया। मेरा भाई भी इसी स्कूल में पढ़ता था। मैं अपनी पढ़ाई में शुरू से ही ज़हीन। हम दोनों बहन भाई पहली पोजीशन हासिल करते। मैट्रिक मुकम्मल करने के बाद भाई को वालिद साहब ने तालीम हासिल करने के लिए लंदन भेज दिया। भाई के जाने से मैं उदास हो गई। वो मेरे लिए एक दोस्त की तरह था। मैंने आगे पाकिस्तान के महंगे तरीन कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ पर मेरे बहुत से दोस्त बने हुए थे। मुझे कभी दोस्त बनाने की तगोदो नहीं करना पड़ी। लोग खुद ही आकर दोस्ती की ऑफर करते। हत्ता कि मैं हमेशा से पार्टी करने या अच्छे कपड़े पहनने की शौकीन नहीं थी। मेरा गैर मामूली हुस्न अच्छों को ज़ेर कर देता था। मैं हमेशा ब्रांडेड चीजें पहना करती। मेरे हद से ज्यादा खूबसूरत होने की वजह मेरे रिश्ते में मेरी कम उम्री में भी इतने हाई क्लास लोगों के आते रहते थे। मेरे वालिद इस मामले में जल्दी के कायल नहीं थे। उन्होंने सबको कहा कि जब तक मैं तालीम मुकम्मल नहीं करती वो मेरी शादी कहीं नहीं करेंगे। तालीम मुकम्मल होने के बाद खुद ब खुद अच्छा रिश्ता ढूंढ कर ये फर्ज भी अदा करेंगे। वक्त के साथ मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। मैं आर्ट्स पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे वालिद ने मेरा दाखिला बिजनेस में करवा दिया। यूं ही तालीम का सफर खत्म हुआ और फिर जॉब शुरू कर दी। जॉब करना मुझे पसंद था और वालिद साहब ने भी कोई एतराज नहीं किया था। वहाँ के माहाना सैलरी से ज्यादा महंगा तो मेरा लिबास होता। सभी लोग मुझे बड़े गौर से देखा करते। मैं ये जॉब सिर्फ शौकिया कर रही। मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी। मेरे ऑफिस में कुछ लोग मिडिल घराने से ताल्लुक रखते थे, जिनका तनख्वाह से मुश्किल गुजारा हुआ करता। मैंने वालिद से इजाजत लेकर छोटी सी पार्टी रखी और सबके लिए तहाइफ लिए, ताकि किसी को मेरे गिफ्ट देना एहसान न लगे। मेरे वालिद को पार्टी से वैसे भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि हमारे घर आए रोज कोई ना कोई छोटी मोटी पार्टी होती रहती। मेरे घर की पार्टी में दानियाल भी आया। वो बहुत बातूनी मिडिल क्लास लड़का मुझे शुरू से अच्छा लगता था। वजह थी उसका हंसमुख लहजा, जो हर वक्त कोई ना कोई जोक सुनाकर सबको हंसाता रहता था। पता नहीं क्यों मैं इसमें दिलचस्पी लेने लगी। आज की पार्टी अंजाम को पहुंची तो मेरे गिफ्ट लेने पे वो बहुत इनकारी हुआ, लेकिन मैंने कहा कि मैं नाराज हो जाऊंगी, तो फौरन उसने ले लिया। वो आगे से बोला कि बदले में इस ऑफिस में मेरे हाथ की कॉफी पीनी हो। मैं खुश असुबली से मान गई। मेरे वालिद ने तो इसे दोबारा आने की ऑफर भी की थी। उसके घर में उसके वालिदैन और एक भाई था जो गांव में रहा करते थे। वो लोग पहले किसान थे, लेकिन अब बीमारी की वजह से वो घर पर ही होते थे। वो छुट्टियों में जाता था, वरना अपनी तनख्वाह का एक खासा हिस्सा इन्हें भेज दिया करता, ताकि इनका गुजर बसर हो सके। बड़ा बेटा होने की वजह से इसके कंधों पर भारी जिम्मेदारियां थी। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें शॉपिंग करवा दूं। वो मेरी बात को मजाक में टाल गया। मैंने भी फोर्स नहीं किया, लेकिन उसकी सालगिरह पर मैंने उसे बहुत से गिफ्ट दिए। अब मेरी ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। हम दोनों ऑफिस टाइम में एक साथ होते थे और ज्यादा वक्त इकट्ठे गुजारते। उसने कभी मेरी तारीफ में कसीदे नहीं कहे थे, बल्कि वो मजाक में चिराकर मेरी ज़हन हमेशा खुद की तरफ उलझाए रखता था। वक्त गुजरने लगा। ऑफिस में सब लड़कियों का झुकाव मेरी ही तरफ था। मेरे ऑफिस का बॉस भी मुझे पसंद करता, लेकिन हैरत की बात ये थी कि सब लड़कियों ने मुझे इससे दूर रहने का कहा। उनके मुताबिक वो एक नफसियाती इंसान था। खैर, मुझे क्या लेना देना था। मेरे लिए तो दानियाल की दोस्ती का। उसने मुझे ढाबे में खाना खिलाया, अपनी बाइक पे इस्लामाबाद घुमाया। बारिशों के मौसम में मैं उसे जबरदस्ती घसीट के ले जाती। वालिद साहब ने दोबारा कहा कि मैं यहाँ से नौकरी छोड़कर उनका ऑफिस ज्वाइन करूं, मगर मैंने इनकार कर दिया। मुझे दानियाल से मोहब्बत हो गई। मैं पार्टी में जाने और घूमने फिरने की बजाय घर में उसके साथ टेक्स्ट पर बात करने लगी। हमारे दरमियान रोमांटिक शायरी के तबादले होने लगे। मोहब्बत सिर्फ मुझे ही नहीं, उससे भी। वो मेरे गैर मामूली हुस्न का असीर हो चुका था। वाले साहब मेरा रिश्ता किसी अमीरो कबीर फैमिली में देखने लगे। मैंने दानियाल को कहा कि वो रिश्ता भेजे, वरना मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। मेरी बात पर उसका मुंह खुले का खुला रह गया। उसने फिर से पूछा तो मैंने गुस्से से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही हूँ? वो फौरन बोला, वजह ये नहीं, वो अभी मुझे शुरू से पसंद करता है, लेकिन उसका स्टेटस मेरे स्टेटस से मैच नहीं करता। मैंने उसे कहा कि वो एक बार रिश्ता भेजे, मैं उसके साथ झोंपड़ी में भी रहने के लिए तैयार हूँ। मेरी इस बात पर वो हंस पड़ा।
उसने घर में बात की, उसके वालिदैन को कोई एतराज नहीं था। वो मेरे घर रिश्ता लेकर आए। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरे वालिद ने इनकार कर दिया। मेरी भूख हड़ताल, कमरे में बंद होना, जान लेने की धमकी कुछ काम नहीं आया। वो मेरा रिश्ता मेरे बॉस से तय कर चुके थे। उनकी जिद्दी तबीयत ने मुझे बागी कर दिया। मैंने उनके खिलाफ जाने का फैसला कर लिया था। फिर निकाह वाले दिन मैं ऐशो इशरत को लात मार दानियाल के साथ भाग गई और हमने गांव में जाकर निकाह कर लिया। दानियाल ने मुझे कहा कि मैं सोच समझ कर फैसला करूं, लेकिन मेरी जिद पर वो हार मान गया। गांव के कच्चे घर में 3 कमरे थे, खुला सहन और लकड़ियों पर रोटी बनाई जाती। उसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे। दानियाल का एक ही भाई था जो कॉलेज में पढ़ रहा था। गांव की औरतें मुझे इश्तियाक से देखने लगी। उनकी बातें बहुत फनी थी। मैं बिल्कुल गुड़िया जैसी लगती। वो मुझे हाथ लगाकर चेक किया करती कि ये असली भी है या नहीं। सब औरतें मेरी सास को मुबारकबाद देने लगी कि उनके भाग खुल गए हैं, जो इतनी खूबसूरत बहू मिल गई। वाला साहब ने मुझे बहुत धमकियां दी, प्यार से समझाया कि मैं वापस आ जाऊं, दानियाल से तलाक ले लूं, लेकिन मैं नहीं मानी। उन्होंने गुस्से में कह दिया कि वो मेरे से हर रिश्ता खत्म कर देंगे। मेरे भाई ने भी मुझे समझाया, दानियाल तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। मेरा एक सूट ही उसकी पूरी तनख्वाह की कीमत जितना होता, लेकिन मैंने यही कहा कि मैं रह लूंगी। दानियाल की मोहब्बत में मैंने कुछ अरसा गाँव के कच्चे मकान और मच्छरों के बीच में गुजार दिया। फिर दानियाल और मैं वापस शहर आ गए। दानियाल को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन मुझे नहीं निकाला गया। शायद ये भी वालिद साहब ने मुझे वापस बुलाने के लिए किया था। मेरा दिल उनसे बदगुमान होने लगा। दानियाल को मेरे ऑफिस ज्वाइन करने से कोई एतराज नहीं था। मेरे बॉस ने भी कोई इशू नहीं बनाया, बल्कि सब ऑफिस वालों ने मुझे मुबारकबाद दी। कुछ ने नसीहत की कि जैसे तैसे करके अपने वालिदैन को राजी कर लो। दानियाल नौकरी की तलाश में आजकल धक्के खा रहा था। हम दोनों ने एक छोटा सा किराए पर मकान लिया। मेरी सैलरी पे हमने कुछ सामान भी डलवा दिया और मेरी शादी को 2 महीने होने वाले थे। दानियाल एक दुकान पर खड़ा हो गया। ये सब मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक तो नहीं था। कोई मुझसे मेरे शौहर की नौकरी के मुतालिक पूछता तो मैं झूठ बोल देती कि वो बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है, हालांकि वो अपनी सारी तनख्वाह हर माह घर बेच देता। मैंने सैलून जाने और ब्रांडेड कपड़े बंद कर दिए थे। होटल के महंगे खाने खाना भी छोड़ दिया। साथ वाली पड़ोसन से कुछ खाना बनाना सीखा। अब मैं खुद खाना बनाती। महीना होने को था। पतली दाल और सूखी रोटी से ही ज्यादातर खाना खाया जाता। यहाँ नौकरों की फौज मुयस्सर नहीं थी। मेरी जिंदगी बहुत टफ हो रही, लेकिन मैं दानियाल की मोहब्बत के साथ खुश थी। मैं उसे कहती कि वो किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करे तो वो टाल देता। शादी के 3रे महीने ही हमारी इस बात पर बहस हुई। रोज रिक्शे में ऑफिस आते जाते मोहल्ले वालों की, खासकर मर्दों की हसरत भरी निगाहें मुझे महसूस होती थी। मैंने ऑफिस में कर्जे के लिए अप्लाई किया ताकि दानियाल बाहर जाकर कमा सके। उसने बहुत मना किया, लेकिन मैंने कह दिया कि आज हम 2 हैं, कल हमारी औलाद होगी, हमें इनके लिए तो कुछ करना होगा। शादी के बाद मैंने एक बात नोट की थी कि दानियाल हंसमुख सिर्फ ऑफिस में था। घर में वो आम लोगों की तरह ही था, लेकिन वो मेरी इज्जत करता था। मगर इज्जत से सारी उम्र पेट नहीं भर सकता। ऐसी बातें कभी कभी मेरे जहन में गूंज जाया कर। दोस्तों के कहने पे वालिद साहब से भी मिलने गई, लेकिन चौकीदार ने अंदर ही नहीं जाने दिया। मेरे वालिद ने सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम लगा दी। मेरे साथ सारे ताल्लुक तोड़ दिए। गार्ड को सख्ती से मना किया कि ऑफिस या घर में मेरा दाखिला मुमकिन नहीं। भाई की शादी उन्होंने एक बिजनेसमैन की बेटी से कर दी। भाई भाभी को लेकर बाहर के मुल्क चला गया। बॉस ने जो लोन दिया था, मैंने उन पैसों से दानियाल को दुबई भेजने का फैसला कर लिया। वीजा लगते ही दानियाल दुबई चला गया। उसे वहाँ पाकिस्तानी 1 लाख सैलरी पर नौकरी मिल गई। वक्त गुजर रहा था। दानियाल को दुबई गए 2 साल हो गए थे। वो 2 साल बाद आया और 15 दिन के बाद दोबारा चला गया। हम दोनों के रिश्ते में मिठास खत्म हो चुकी थी। हम एक दूसरे से बेजार रहने लगे। ना ही मैंने उससे ज्यादा बात की और ना ही उसने मेरा हाल अहवाल पूछा। उस दिन गांव से मेरे ससुराल वाले भी आए। वो दिन रुके और बेटे से मिलकर वापस चले गए। मेरी सास और ससुर भी मेरे से औलाद चाहते थे, जो मैं फिलहाल नहीं चाहती। अभी हमारा खर्चा पूरा नहीं होता था। वो सादे से लोग मेरी बात सुनकर चुप हो गए। मुझे कभी कभी गुस्सा चढ़ता कि सारी कमाई इन्हें दे दी जाती है, हालांकि इस पर मेरा भी हक है। मैं अपने शौहर से बहुत परेशान हूँ। मोहल्ले का हर मर्द मुझे हवस भरी निगाहों से देखा करता, क्योंकि किसी की भी बीवी इतनी खूबसूरत नहीं थी। सबकी जिंदगी उनके बच्चों के पीछे गुजर रही थी। अपना आप जीना भूल गई। तभी मैं बच्चा नहीं चाहती थी। मेरी मोहब्बत खत्म हो गई थी। दिल और दिमाग दोनों ने काम करना बंद कर दिया। मुझे लगा कि मुझे वालिद का फैसला मान जाना चाहिए था,
लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैं अपने फैसले पर पछता रही थी। वालदा से बात की तो मिलने आ गई, लेकिन हबस ज्यादा गली और छोटे घर में वो ज्यादा देर बैठ ना सकी। लाइट भी गर्मियों में कम ही आती थी। वो इसरार करके मुझे अपने साथ पार्लर ले गई, नए कपड़े भी लेकर दिए। इतने दिनों बाद मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। बुदबूदार गलियों, किचन में काम करना कोफत में मुब्तला कर रहा था। दानियाल के भाई ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मेरे शोहर ने 2 माह मुझे खर्चा भेजने की बजाय उसकी फीस भर दी। मैंने इस बात पे झगड़ा किया। जब भी हमारी बात होती झगड़ा लाजमी होता। वो पहले की तरह घंटों बात करना, शायरी के तबादले करना, सब 2 दिन की चांद। अब आगे सिर्फ अंधेरी रात। ऑफिस में सब लोग मेरे हालात से बखूबी वाकिफ थे, और क्यों ना होते। ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली लड़की अब सादा से कपड़ों में ऑफिस आती थी। एक दिन मैं कोई फाइल लेकर बॉस के कमरे में गई तो उन्होंने कहा कि मेरे शोहर को हीरे की पहचान नहीं। जो लिबास मैंने पहन रखा है वो मेरे शियाने शान नहीं है। अगर मैं उनसे निकाह करना चाहती तो बेशक ना करती, मगर किसी ऐसे आदमी से निकाह करती जो मुझे मलका की तरह बना के रखता। मैं खामोशी से लबपेच कर रह गई। अब वो मुझे अपनी हर इम्पोर्टेंट मीटिंग में शामिल करने लगे। अक्सर पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी दिया करते थे। कुछ ही अरसे में मेरी प्रमोशन कर दी गई। शुरू में मेरा ज़मीर मुलामत करता कि ये सब ठीक नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ज़मीर की सुनना छोड़ दी। मैं भी उनकी दिलजोई के लिए 2-3 बातें कर ली। मुझे समझ आ रहा था कि अब वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। एक दिन वो मुझे डायमंड शॉप पर ले गए। मेरे इनकार के बावजूद भी उन्होंने मुझे महंगा डायमंड का सेट गिफ्ट किया। फिर ये मामूल बन गया। मैं महीनों तक अपने शोहर को कॉल न करती, और बात करती तो थोड़ी बात करके कॉल बंद कर। ज्यादातर बॉस के साथ फोन पर लगी रही। मेरा बदला रवैया मेरे शोहर ने भी महसूस किया। वो समझा शायद मैं उसे पैसे ना भेजने की वजह से अब तक नाराज हूँ। मेरे शोहर को गए अब 4 साल होने को थे, और 1 साल हो गया था कि मेरे और बॉस के दरमियान चक्कर चलते। सब ऑफिस वालों को हम पर शक होने लगा था। सब मुझे अजीब निगाहों से देखते, लेकिन मुझे कोई सरोकार नहीं था। यकीनन वो सब लड़कियां मुझसे जेलस। तभी आज कैफे में बुलाकर बॉस ने कहा कि मैं अपने शौहर से तलाक ले लूं ताकि वो मुझसे शादी कर ले। मैं भी राजी होगी। बॉस की तरफ से मैं एक फ्लैट में रहने लगी। उन्होंने मुझे एक नौकरानी भी रख कर दी। मोहब्बत वाकई अफसानवी होती है जिसका भूत उतर गया था। फिर मैंने शाम को फोन पर शौहर से तलाक का मुतालबा किया। पहले तो वो बहुत परेशान हुआ, वापस आने का बोला, लेकिन मैं न मानी और वो वजह पूछने लगा। मैं तंग आ गई थी। अब मैं मजीद इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकती। बराए मेहरबानी मुझे तलाक दे दो। उसने मिन्नत की कि अब वो मुझे हर महीने पूरा खर्चा भेजेगा, लेकिन मैं किसी हाल में उसके साथ नहीं रहना चाहता। आखिरकार वो मेरी बात मान गया। दानियाल से तलाक लेकर इद्दत के बाद मैंने अपने बॉस से शादी कर। जब वो मुझे अपने घर की जगह एक झोंपड़ी में ले आया जहाँ एक बड़ा सा खड्डा खुदा हुआ था, मैं जोर जोर से चीखने लगी। वो उस खड्डे में मुझे जिंदा दफनाने के इरादे से यहाँ ले आया था। वो मुझे मारना चाहता था। ऑफिस की लड़कियां ठीक कहती कि मेरा बॉस एक नफ्सियाती इंसान है। मैं वहाँ से भागने लगी तो उसने मुझे पकड़ लिया। वो पागलों की तरह हंस रहा था। मुझे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा। दानियाल ने आज तक मुझसे बदतमीजी नहीं की थी और मेरा बॉस मुझसे बेइज्जती का बदला ले रहा था। जब पहली बार उसने मुझे प्रपोज किया और निकाह के लिए कहा, तभी मैंने उसकी बहुत इंसल्ट की। उसने फैसला कर लिया था कि वो मुझसे बदला लेगा। मैं इतने लोगों के सामने खुलेआम रिजेक्ट कर गई। उसने दानियाल को नौकरी से निकाल दिया। जब वो कहीं भी सीवी जमा करवाता तो बॉस पहले से अपने ताल्लुकात लड़ाकर उसे निकलवाता। फिर मुझे लोन देना भी उसकी एक चाल थी ताकि मैं उसके जाल में फंस सकूं। दौलत और महंगे गिफ्ट भी देखते ही उसकी तरफ चल पड़ी और अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। मैं वहाँ से अपने आप को छुड़वा कर भागती थी। पता नहीं वो मुझे किधर ले आया। मैं सड़क पर अंधाधुंध भागती हुई एक ट्रक से टकरा गई। मैं थोड़ी जिंदगी चाहती थी ताकि सबसे अपनी गलती की माफी मांग लूं। मुझे बस दानियाल से माफी मांग। 2 महीने के बाद मुझे हॉस्पिटल में होश आया। रोड से कुछ लोगों ने मुझे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। मेरे वालिदैन को इतला दे दी गई। मैं 2 महीने से कोमा में थी। मेरे होश में आते ही पुलिस आई और मैंने अपना बयान लिखवाया। सब मेरी हालत देखकर हैरान थे। मुझे मरता हुआ देखकर मेरे वालिद ने भी मुझे माफ कर दिया। मैं एक्सीडेंट की वजह से दोनों टांगे गवा चुकी। वालिद ने सब जगह से मालूम करवाया कि कहीं से मेरा इलाज हो सके, लेकिन मुझे अब सारी जिंदगी यूं ही रहना था। 1 महीना मजीद अस्पताल में रहने के बाद मैं घर आई। मैंने घर आते ही वालिद और वालदा को सारी हकीकत बता दी। वो खफा हुए कि इतने बड़े फैसले मैं खुद से लेने लगी थी। पहली गलती के बाद मैंने दूसरी गलती उससे बड़ी। बॉस से मैंने तलाक मांगी। वो मुझे तलाक देने पर राजी ना था। उसने मुझ पर कातलाना हमला किया। वालिद की सपोर्ट मिलते ही मैं अपना मामला अदालत में ले। 3 दिन पेशी के बाद मेरे वालिद ने पैसा लगाकर काबिल वकील की
किया जो मुझे तलाक दिलवा चुका था, और बॉस को भी 2 साल की कैद हो गई। आज इस हादसे को 2 साल होने वाले हैं। मैंने दानियाल से भी माफी मांग ली थी, मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था और मेरा फोन काट दिया। मैं अल्लाह ताला से अपनी गलतियों की माफी मांग। मैंने अपने शोहर के साथ खयानत और इसी की सजा मुझे आज मिली। एक दिन गाड़ी में भाभी के साथ बाहर आई तो मेरी नजर दानियाल पर पड़ी। वो दुकान पर खड़ा था। मैं भाभी की मदद से व्हील चेयर पर बैठी थी। दानियाल के साथ एक लड़की थी जिसने एक छोटा सा बच्चा भी उठाया हुआ था। उसे देखकर मुझे खुशी हुई कि उसने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया था। मेरी आवाज पर उसने मुझे देखा और हैरान रह गया। मैंने हाथ जोड़कर सबके सामने उससे माफी मांगी। उसके निकाह में होते हुए किसी गैर मर्द से चक्कर चलाने की मुझे सजा मिली। आज उसने मुझे माफ कर दिया था। अपनी बीवी और बच्चे से भी मेरा तारुफ करवाया। 2 साल पहले ही मेरी शादी के बाद उसने शादी की थी। वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ खुश था। उसकी कंपनी ने उसका तबादला पाकिस्तान कर दिया। वो अब भी इस तंग गली में अपने बेटे और बीवी के साथ रहता था, लेकिन उसकी जिंदगी कितनी मुकम्मल थी। उसकी बीवी ने वो घर जन्नत बना दिया था। मैं खाली हाथ, मैंने ये रिश्ता खुद गवा दिया था। मैं घर लौट आई। मेरे वालिद कभी अपनी मर्जी चलाने वाले नहीं थे। वो बस अपनी औलाद की भलाई सोचा करते थे। मेरी आंखों से दौलत की पट्टी हटी तो मुझे ये बात समझ आई। अब मैंने एक स्कूल खोल लिया जहाँ 100 बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करने आते। मैं यूं ही दूसरों की मदद करके अपनी ज़मीर का बोझ हल्का करने की कोशिश में हूँ। आप भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे सारे गुनाह माफ कर।